अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक। तो स्टूडेंट्स, जिस रेफरेंस का इजहार आपने व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए किया है उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस विश का इजहार किया है कि सर आप हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर लेक्चर दें। तो एक एज को कवर करने के लिए जो है कई घंटों दरकार होते हैं, तो उसका मैंने जो शॉर्ट सा सलूशन निकाला है वो ये है कि हर एज को मैं आउटलाइन की शक्ल में यहाँ लिख दूँ और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ, ताकि आपका ये जो टेस्ट का सिलसिला है या जो टेस्ट का मरहला है कम से कम ये तो तय हो सके। उसके बाद फिर कभी टाइम मिला तो हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर डिटेल से बात करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास पहले दो एजेस हैं, ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ग्रीक लिटरेचर पर बात करने जा रहे हैं और ग्रीक लिटरेचर की जो टाइमलाइन है वो 800 BC के आसपास जो है वो स्टार्ट होती है। और यहाँ पर जो हमें सबसे पहला राइटर मिलता है वो है होमर, जिसको कि बेस्ट एपिक पोइट एवर कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो एपिक पोइम है द इलियड, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मशहूर है, जिसमें ट्रोजन वार के ऊपर बात की गई है कि किस तरह ग्रीक कोलिशन फोर्सेस जो थी उनको 10 साल लग जाते हैं द सिटी ऑफ ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करने में या इसको कंकर करने में। तो यहाँ पर हमें जो दो मेन कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, एक तो है किंग एगामेम्नॉन और दूसरा है एक वॉरियर एक्लीस। उनके दरमियान भी कुछ चपकलिश रहती है, वो भी इसका हिस्सा है। किस तरह ग्रीक कोलिशन फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने ट्रॉय पे हमला किया, ये सारा कुछ इसमें बयान किया गया है। ऐसे क्या हालात बने कि ग्रीक्स को जो है ट्रॉय पर हमला करना पड़ा। तो आपने हेलन का नाम सुना होगा कि दैट वाज द मोस्ट फेयर वुमेन इन द वर्ल्ड। तो जो ट्रॉय का प्रिंस था पेरिस, वो इसको सड्यूस कर लेता है या फिर हेलन जो है ख़ुद ही इलोप हो जाती है, उसके साथ ट्रॉय चली जाती है स्पार्टा से। और वो मेनिलॉस जो है किंग ऑफ स्पार्टा उसकी वाइफ होती है। तो ग्रीक कोलिशन फोर्सेस का जो चीफ होता है वो एगामेम्नॉन है, जो कि एगामेम्नॉन जो है मेनिलॉस का भाई है। यूं फिर ये एगामेम्नॉन की जो है भाभी हुई जो हेलन थी। तो बहरहाल उसको रिट्रीव करने के लिए वो ट्रॉय पे हमला करते हैं और उनको 10 साल लग जाते हैं। ये सारी एडवेंचर्स, ये सारा बैकग्राउंड जो है इस एपिक में बयान किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने ग्रीक लिटरेचर को समझना है तो उसके लिए ग्रीक माइथोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स और गॉडेसेस कौन से हैं, हीरोज़ कौन से हैं, लेजेंड्स कौन से हैं और वॉरियर्स कौन से हैं। बहरहाल यहाँ तो हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर्स को और उनके वर्क्स को। तो फ़िलहाल एट दिस स्टेज हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो एपिक है द ओडिसी, जो कि होमर ने ही लिखी है। ये एक्चुअली जो द इलियड लिखी गई है इसमें डिफरेंट वॉरियर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। उनमें से एक कैरेक्टर होता है ओडिसियस, जिसको कि रोमन माइथोलॉजी में यूलिसीज बोलते हैं। तो इसको वापस घर जाने में 10 साल मजीद 10 साल तो जंग में रहा इलियड, ये जो फाइट होती है ट्रोजन वार, वहाँ रहता है। और इसको वापस अपने घर, जो इसकी स्टेट होती है ग्रीक सिटी स्टेट इथिका होती है, वहाँ पर इसको 10 साल वापस जाने में लग जाते हैं। और इसकी वाइफ जो है पेनेलोपी जो है वो इसका वेट कर रही है। तो घर यहाँ ट्रोजन वार के बाद जो घर जाने का सफ़र है वो उसको 10 साल लग जाते हैं। रास्ते में कौन सी मॉन्स्टर्स आती हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या इसकी कौन सी एडवेंचर्स हैं, वो इन सब को इसमें बयान किया गया है। तो ये जो होमर की 2 पोइम्स हैं, एपिक पोइम्स हैं, एक तो है द इलियड और दूसरी फिर हुई द ओडिसी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो जो दूसरा हमें राइटर इस एज में मिलता है वो है हिजियोड। हिजियोड के आपने 2 वर्क्स को याद रखना है, एक तो है वर्क्स एंड डेज और दूसरा है थियोजेनी। तो ये कुछ यहाँ टर्म्स हैं ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड हैं, तो हम उनके साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं। कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो आप बहरहाल इस पे ज़रा इसको देख लीजिएगा। तो जो हमारा प्री क्लासिक पीरियड है जो 800 BC से स्टार्ट होता है, उसमें हमें 2 जो राइटर्स हैं वो ये मिलते हैं, एक तो है होमर और दूसरा है हिजियोड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, उसके बाद क्लासिक पीरियड आता है ग्रीक लिटरेचर में, जो कि अराउंड 600 BC में स्टार्ट होता है और 323 BC के आसपास जो है वो चलता है। तो
तो यहाँ पर ये क्लासिक एज या इसको इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। जो वेस्टर्न लिटरेचर के डिफरेंट जॉनरा हैं उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, चाहे वो फ़िलोसफी थी, चाहे वो हिस्ट्री थी, चाहे वो लिरिकल पोइट्री थी, और सबसे बढ़कर जो इस एज की अचीवमेंट है वो जो प्ले राइट्स हैं या ड्रामेटिस्ट जो हैं उनकी वजह से ये जो एज है बहुत मशहूर हुई है। तो सबसे पहले हमें जो पोइट्स मिलते हैं लिरिकल पोइट्स, एक तो है साफो और दूसरा है पिंडार। तो यहाँ इनके हमने वर्क्स नहीं लिखे, बहरहाल इनका नाम जो है लिरिकल पोइट्स या साफो और पिंडार को आप याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन फोकस जो हमारा है ट्रेजेडीज़ के ऊपर, या जो इस एज के ड्रामेटिस्ट थे। तो ड्रामा जो है 600 BC एथन में स्टार्ट हुआ था। तो ये ग्रीक्स के लिए जो ड्रामा था दैट वाज नॉट अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट और एस्केपिज्म, दैट वाज प्योरली रिलीजियस फेस्टिवल that was dedicated to god Dionysus, famous for life-giving power and famous for fertility and wine। तो ये वो अपने जो उनका खुदा था ग्रीक माइथोलॉजी में डायोनिसिस जो था उसकी रेफरेंस के लिए, उसको होमेज पे करने के लिए वो एक ये जो ईयरली फेस्टिवल होता था वो मुनक्कद करते थे जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस करते थे। तो लिहाजा उनका ये जो पर्पस था इसको ड्रामा वगैरह का परफॉर्म करना वो एक्चुअली रिलीजियस था, ना कि आर्टिस्टिक पर्पस था और ना ही कोई और पर्पस यानी कि एस्केपिज्म वाला कोई पर्पस नहीं था। तो यहाँ पर हमें जो 3 बड़े नाम मिलते हैं, एस्किलस उसमें सबसे पहले आता है। तो एस्किलस को एक्चुअली द फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा कंसिडर किया जाता है। इसका रोल ये है कि इसने सबसे पहले जो है सेकंड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था। इससे पहले जो फेस्टिवल होता था तो एक सिंगल कैरेक्टर, कोरल कैरेक्टर से मिले जो आके स्टेज के ऊपर सिंगिंग करता था या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल खुद ही प्ले कर लेता था। तो जब ये एस्किलस आया तो इसने सबसे पहला काम किया कि दूसरा एक्टर जो है उसको इंक्लूड किया। इससे जो है डायलॉग का सिलसिला जो है स्टेज के ऊपर शुरू हो गया। तो अच्छा, ये एक और बात ज़रूरी आपको बताना है कि ये जो ईयरली फेस्टिवल सालाना त्यौहार होता था इसमें जो ट्रेजेडियंस होते थे, जो ड्रामेटिस्ट होते थे, उनको पहले से ही सिलेक्ट कर लिया जाता था कि इस साल जो हैं ये ड्रामेटिस्ट जो हैं अपनी परफॉर्मेंस देंगे, अपने प्ले को स्टेज करेंगे। फिर जो जीतता था उसको इनाम मिलता था। तो जो एस्किलस था इसने 13 बार ये जो है ईयरली फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जो था, फर्स्ट पोजीशन जो थी इसने हासिल की हुई थी। तो इसके यहाँ पर जो ये 3 ड्रामा जो हैं मैंने लिखे हुए हैं, एगामेम्नॉन, लिबेशन बैरियर्स और यूमेनाइड्स। तो ये एक्चुअली ट्रायलॉजी है, तीनों प्ले हैं, तीनों को आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं और इनको एक सीक्वल में भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा ड्रामेटिस्ट है, जो ट्रेजेडियंस है, वो सोफोक्लीज है। आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि आप इसका ड्रामा जो है एडिपस रेक्स पढ़ते हैं, इसके साथ ही आप लिटरेचर का स्टार्ट करते हैं। तो इसने भी ट्रायलॉजी लिखी जो थी, उसमें एक एडिपस रेक्स है, एडिपस एट कोलोनस और लास्ट में है एंटिगनी। तो इन तीनों प्लेस को भी आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं और इनको एक सीक्वल में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने बात की थी कि एस्किलस जो था दैट वाज द फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा। सोफोक्लिस के पास जो है इसको ये एजाज़ हासिल है कि ही इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट ड्रामेटिस्ट सबसे। और इसने ये जो एनुअल कंपटीशन होता था परफॉर्मेंस का, ड्रामा स्टेज करने का, इसने 24 टाइम्स जीता हुआ था। फिर आपने अरिस्टोटल की पोइटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी देखें, उसने एडिपस रेक्स को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि दैट इज़ द बेस्ट ट्रेजेडी, क्योंकि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को जो है ऑब्जर्व किया गया है। तो नेक्स्ट है यूरिपिडीज। तो यूरिपिडीज जो है ये 3rd नंबर पे हमें ग्रीक लिटरेचर में मिलता है, ड्रामेटिस्ट मिलता है, जो कि अपनी लाइफ टाइम में या उस वक्त ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ और इसने सिर्फ 4 बार ही जो है एनुअल कंपटीशन जीता हुआ था। तो इसके जो मुझे मशहूर ड्रामा लगे हैं, जो मैंने ये सारे खुद भी स्टडी किए हुए हैं, इसमें जो मडिया है ये एक मुझे अच्छा लगा है और दूसरा जो है द ट्रोजन वुमन जो है मुझे अच्छा लगा है। तो इसको मीडिया भी पढ़ते हैं लेकिन मडिया भी पढ़ते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। इसके 2 ड्रामा जो मैंने लिखे हैं, एक है मडिया और दूसरा है द ट्रोजन वुमन। तो यूँ ये जो 3 ड्रामाटिस्ट थे जो बेसिकली ट्रेजेडियंस थे, ट्रेजेडी राइटर्स थे, ये उस एज में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक
ओपन एयर एम्फी थिएटर होता था जहाँ पर 15-20 हज़ार के करीब लोग जो थे वो बैठ सकते थे। और ये एक ईयरली फेस्टिवल था, सालाना त्यौहार था, जिसको गॉड डायसिस के लिए वो डेडिकेट करने के लिए परफॉर्म करते थे, क्योंकि ये उनकी रिलीजियस ऑब्लिगेशन थी, रिलीजियस सेरेमनी थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ड्रामा के सोर्सेज क्या हुआ करते थे। तो मैंने अभी बात की है कि जब भी आप ग्रीक लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ग्रीक माइथोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। तो ग्रीक्स में जितने भी गॉड्स थे या गॉडेसेस थे या फिर लेजेंड्स थे या जो दूसरे कैरेक्टर्स थे जो उनकी माइथोलॉजी का हिस्सा थे, एक्चुअली दे वर द मेन सोर्स ऑफ दीज ड्रामाज। आप इनमें से कोई भी ड्रामा पकड़ें, आपको वो लेजेंड्स मिलेंगे, आपको माइथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स हैं वही नज़र आएंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं। ये तीन थे जो कि ट्रेजेडियंस थे, ट्रेजेडी राइटर्स थे। और ये दो जो प्ले राइट्स हैं उस एज में मशहूर हुए थे, ये एक्चुअली कॉमेडी राइटर्स थे। इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो अरिस्टोफेन्स है, जिसके मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, द क्लाउड्स, द फ्रॉग्स, द वेस्प्स। और इसी तरह मिनेंडर जो है, इसके 2 मैंने डाइस्क्लोस लिखा है और दूसरा सैमिया लिखा है। कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको देख सकते हैं। तो 3 ट्रेजेडियंस थे और 2 जो कॉमेडी राइटर्स थे उस एज में मशहूर हुए। हमने बात की है कि क्लासिकल पीरियड में डिफरेंट जॉनरा में प्रोग्रेस हुई। अभी हमने लिरिकल पोइट्स की बात की है, अभी हमने ड्रामेटिस्ट की बात की है, अब हम आते हैं हिस्टोरियंस की तरफ। तो हिस्टोरियंस में जो ग्रीक टाइम में मशहूर हुए हैं उसमें सबसे पहले हेरोडोटस आता है, हेरोडोटस, इसको कंसीडर किया जाता है। दूसरे नंबर पे है थुसिडीड्स। इनके जस्ट आपने नाम याद रख लेने हैं, काफ़ी हैं। बाकी मैंने आउटलाइन बना दी है। इनके अंदर अगर आप कुछ खुद फिल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो उसके बाद कुछ हमें एडिशन करना जो है आसान हो जाता है। तो बेसिकली मेरा पर्पस जो है आपको फैसिलिटेट करना है, आपको एक स्ट्रक्चर मुहैया करना है, आपको एक गाइडेंस देना है। जब आपके पास स्ट्रक्चर होगा तो फिर आप इसमें खुद ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं, चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो थर्ड जो हिस्टोरियन है वो ज़ेनोफोन है। तो ये 3 जो हिस्टोरियंस थे वो इस यहाँ पर मशहूर हुए हैं। और फिर अब हम आते हैं इस एज में कुछ फ़िलासफ़र्स थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। इनका नाम आपने सुना होगा। नंबर 1 पे आता है सोक्रेटिस, आपने नाम सुना होगा उर्दू में, जिसको हम सुकरात बोलते हैं। दूसरे नंबर पे प्लेटो है, और जिसको हम अफलातून शायद बोलते हैं। और थर्ड पे है अरिस्टोटल, जिसको हम उर्दू में अरस्तु बोलते हैं। तो और जो मेन 2 जॉनरा हैं जो इस एज में या इन जो ड्यूरेशन है वहाँ पर मशहूर हुई हैं, एक तो ये ड्रामेटिस्ट थे और दूसरे जो फिलोसफर्स थे। तो यू स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ग्रीक लिटरेचर जो है मैंने थोड़ा सा ब्रीफली ज़रा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब आप इनमें से चीज़ें खुद से शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।